अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग एंड द व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे, ठीक होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और आप सबका दिन अच्छा गुजारा होगा और उम्मीद है आप लोग का रमज़ान भी अच्छा गुजारा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को लाजमी दबाएँ और कमेंट सेक्शन में अपनी हाज़िरी लगवाया करें जिस तरह से आप लगवाते हैं। और जैसा कि आपको पता भी मौसम नॉर्मल हो रहा है, पाकिस्तान का भी ऑल ऑफ द वर्ल्ड भी नॉर्मल हो रहा है। और वैसे भी पाकिस्तान के नॉर्थ में तो मैं आपको सबको पता होगा कि मैंने बहुत देर नॉर्थ में गुजारी है, 6 साल मैंने नॉर्थ में गुजारे हैं और हर किस्म का सीज़न इंजॉय किया है। ऑटम विंटर ब्लॉसम सब किस्म का अप्लाई करूँ मैंने इंजॉय किया। तो लिहाजा यहाँ भी अब मौसम चेंज हो रहा है और यहाँ पे भी कुछ ट्रीज़ हैं जैसे जो ब्लॉसम फ्लावर्स की तरह होते हैं, वो भी यहाँ पे भी अब आ रहे हैं आस्ता आस्ता। मेरे पीछे एक मेरे घर के अंदर है, ये देखे जी जनाब। तो ब्लॉसम का सीज़न यहाँ पे भी आ रहा है आस्ता आस्ता। तो अभी चलते हैं हम बाड़ी की तरफ। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, वीडियो सारी देखा करें, एंड तक देखा करें। मैं सबके कमेंट्स रीड करता हूँ, मैं माजरत भी करता हूँ। मैंने एक छोटा सा मेरी मिस्टेक है, आपकी मिस्टेक नहीं, मैं खुद की मिस्टेक समझता हूँ कि मैंने आप लोगों को बोला कि जिसका कोई मसला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए। तो कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मुझसे जिसका हर एक का एक अलग अलग मसला होता है। तो वरना अगर सबका एक जैसा कोई मसला हो तो मैं सबको एक वीडियो में आंसर कर सकूं, लेकिन नहीं, हर एक इंसान का अपना अपना अलग अलग मसला होता है। मैं आप सबको माजरत चाहता हूँ, मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन आज मुझे हॉलीडे था तो सडनली तो मैं आज रात को बैठ कर सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। आज रात मेरा यही प्लान है कि मैंने यूट्यूब चैनल पर सबके कमेंट्स को रिप्लाई करना है, तो सबका मैं आंसर करूँगा। जैसा कि मुझे बहुत से क्वेश्चन आए होता है, अब मैं वीडियो व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ, तो मुझे अभी सबका डीएम भूल चुका है, और जो डीएम कह रहा हूँ कमेंट्स भूल चुके हैं, लेकिन क्या कहते हैं याद है मुझे अभी थोड़े थोड़े मैसेज याद में कमेंट्स याद आ रहे हैं। तो लिहाजा चलो, सबसे पहला जो कमेंट आता है कि भाई का आया था भाई कि बैंक स्टेटमेंट का जो है वो जो मनी है वो 6 मंथ तक होल्ड करके रखनी होती है या ट्रांजैक्शन करनी होती है 6 मंथ तक। यार आपने 6 मंथ तक की 6 मंथ पुरानी बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, किसने आपको बोल दिया अल्लाह के बंदो 6 माह पूरे करनी है। आपकी बैंक स्टेटमेंट अगर 1 मंथ भी हो जाए ना पुरानी तो वो भी चल जाती है। ये आपको किसी गलत बंदे ने गाइड किया कि 6 मंथ पुरानी बैंक स्टेटमेंट हो तो चलेगी, नहीं। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट को 1 मंथ हो गया पुरानी तो वो भी आपको चलती है। हाँ, मेजर ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, मेजर ट्रांजैक्शन, अब मैं आपको क्या बताऊँ मेजर ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं। मेजर ट्रांजैक्शन बोलते हैं मीन्स के आप ये ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। अब मैं हालांकि आपने 60 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करानी है, अब वो 60 लाख की बैंक स्टेटमेंट जो आप शो करा रहे हैं वो अब किसी से पैसे ले रहे हैं। नॉर्मली ऐसे ही होता है ना, बहुत कम लोग होते हैं उनके पास अपने पैसे होते हैं। हेल्प नहीं, वो बात नहीं कर रहा मैं, मेरा मतलब कि यार अगर आप किसी से ले रहे हैं, मतलब घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, खाला है, चाचा है, पप्पू है, जिससे भी आप पैसे ले रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी कि हमने जो 60 लाख शो करना ना उसको 10-10 लाख में आपने बैंक में करवाना है। मतलब तबीयत मेरी बहुत ख़राब है, ठंडी हवा चल रही है, तो 10-10 लाख करके ना आपने क्या कहते हैं बैंक में करवाना है। यार इधर आके ना मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। ये फ्लावर्स वही जो आप लोगों को मैं पिछले ब्लॉग में भी दिखाए थे, ये लगे यार कसम से, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे घर का इर्द गिर्द ये इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और ये अरबियों के बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, बहुत शैतान है ये, कसम से बहुत शैतान है। तो जो आपने पैसे शो कराने हैं ना वो 10-10 लाख करके ना आपने अपने अकाउंट में करवाना है। मीन्स कि वो आगे 60 लाख की कितनी ट्रांजैक्शन होगी, 6 ट्रांजैक्शन होगी है ना, 60 लाख की 10-10 लाख करके। अब आपने क्या करना है, वो 6 ट्रांजैक्शन को इम्प्रूव करना है कि पैसा किधर से आया। अब वो आप गाड़ी सेल का प्रॉपर्टी का बना लें या गाड़ी सेल का बना लें, कुछ भी बना लें, आप जो पैसा इम्प्रूव करना होता है कि पैसा मेरे पास, हाँ भाई यहाँ से आया, फलां बंदा था, फलां ये था, मेरा इसके साथ ये एग्रीमेंट हुआ, ये पैसे से ये मैंने गाड़ी सेल की या ज़मीन सेल की या प्रॉपर्टी सेल की, ये पैसे मुझे वहाँ से आ रहे हैं और ये पैसे मैंने अपने अकाउंट में रखवाए। ये हो जाता है आपका फंड इम्प्रूवमेंट भी और बैंक स्टेटमेंट भी। और जो 60 लाख होगा ना वो आपके अकाउंट के अंदर कम से कम 1 मंथ पुराना हो। हाँ, 1 मंथ मतलब कि अब मैंने आज मेरे अकाउंट में 60 लाख पूरे हो गए, आज से 1 मंथ तक वो 60 लाख वहीं पे पर आना चाहिए। उसके अंदर ना कोई आप लोगों ने ट्रांजैक्शंस करनी है तो ना कोई आपने उसमें पैसे ऐड करना है, उसको वहीं रहने देना है सिर्फ, ठीक है। तो ये होती है बैंक स्टेटमेंट। दूसरा आया था क्वेश्चन डीएम व्हाट्सएप, मुझे मैं बार बार क्या कह रहा हूँ यार, दूसरा मेरे को कमेंट आया हुआ था कि उमर भाई 3000 यूरो पे इनिशियल डिपॉजिट पे क्या वीज़ा मिल सकता है मुझे। बिल्कुल मिल सकता है, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट में उतरे तो आपको मिलेगा। अब मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड करती है कि यार मुझे मतलब कि अब यूनिवर्सिटी 15,000 उसकी फ़ीस है, लेकिन यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि आप इनिशियल डिपॉजिट करवा रहे हैं 3000 यूरो का। तो अब 3000 यूरो को मैं वो आपको ऑफर लेटर देगी, फ़ी पे डिपेंड नहीं करता, फ़ी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता आपको एक्सेप्टेंस लेटर के ऊपर।
यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट 3000 यूरो की, अब 3000 दे तो वो आपको एक्सेप्टेंस देती है, आप वीज़ा पर अप्लाई करें अपना, एक्सेप्टेंस आपके पास वाले। हाँ, लेकिन ये होता है कि अगर फ़ीस ज़्यादा पे की हो ना तो उसके चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, बेस्ट अच्छा इंप्रेशन जाता है कि भैया बंदे ने ज़्यादा फ़ीस पे की है, तो ये बंदा पढ़ने के लिए जा रहा है, इसका मकसद पढ़ना है। जो अगर कम फ़ी पे करोगे तो उस पर थोड़ा सा इंप्रेशन, मतलब मुझे एक इंसान कहता भाई ये चीज़ मैंने लेनी है 10 रुपये की चीज़ है, मुझे 5 दे के चला जाता है, सॉरी 3 दे के चला जाता है, ठीक है, और 3 दे के कहता है भाई मैं आपको पैसे बाद में दे दूँगा बकाया। मुझे तो दिल में होगा ना यार पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर जो बंदा आता है वो कहता है कि भाई मुझे चीज़ चाहिए, मेरे से 7 रुपये ले लो, 3 बाद में ले ला, तो मुझे पता है यार उससे 70% चीज़ फ़ी पे कहते हैं पैसे पे कर दिए, 30% के पीछे वो नहीं कहीं जाएगा, देगा मुझे। तो यही चीज़ होती है इन्वेस्टर के दिल में भी कि अगर आप 30% पे करते हैं, वो तो दिल में बात है कि यार 70% पे करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज़ होती है। तो बाकी कमेंट आया हुआ था यार मैंने BBA किया हुआ है तो मेरे मार्क्स इतने हैं, इतने। यार देखो आपने कुछ भी फील्ड में पढ़ा है पाकिस्तान में, मैं IT के फील्ड का बंदा था, इधर बिज़नेस पढ़ रहा हूँ, कुछ भी आपने पीछे IT में पढ़ा है, बिज़नेस में पढ़ा है, उसके अलावा बायो में पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, मैथमेटिक्स में पढ़ा है, किस में भी आप जिसमें भी आपने पढ़ा है, आपको आपका यहाँ पे कोर्स मिलना चाहिए, और कोर्स ऐसा उठाना जिसको आपकी फील्ड से रिलेवेंट हो। जैसा कि मैं यहाँ पाकिस्तान में CS का स्टूडेंट था, बैचलर इन CS किया, आगे मैंने MSc इन डिजिटल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में उठाया कोर्स, ठीक है। अब वो एम्बेसडर तो छोड़ो, एम्बेसी इंटरव्यू में आपसे पूछेगा भाई कि आपके पिछले कोर्स अगला कोर्स आपने रिलेवेंट कैसे कर रहे हैं, कैसे आपस में वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, उधर आपने इंप्रूव करना है। अब जैसे मैंने इंप्रूव किया था कि मेरा कोर्स बिज़नेस का है, लेकिन मैं डिजिटल मार्केटिंग एक कहते हैं बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए मार्केटिंग लेवल के ऊपर मैं अपने बिज़नेस अपने इस कोर्स को और CS के स्किल्स को कंबाइन करूँगा और एक अच्छा ग्रो करूँगा अपना बिज़नेस। आप भी इस तरह का कोर्स उठाएँ। ये अब BBA वालों को तो यार क्या चाहिए, BBA तो और है ही बिज़नेस, और आगे भी यहाँ पे बिज़नेस के तकरीबन 90% कोर्स यहाँ पे बिज़नेस के हैं, और आप यहाँ पे आके बिज़नेस के कोर्स ले सकते हैं इजीली, आपके लिए कौन सा मुश्किल है। तो बाकी नज़ारे देखो भाई, आज हमारा हो गया 17वां रोज़ा, तो 17वां रोज़ा। यार ज़ुकाम बहुत ज़्यादा, क्यों शू मेरी ख़त्म नहीं हो रही, ले भाई बस आ गई है और उसकी दौड़ लगी हुई है। लिहाजा चलो 2-3 कमेंट्स और पढ़ता हूँ, तो उसके बाद आपको फिर मिलता हूँ। हाँ जी चलिए अब बात करते हैं। मैंने एक DM और रीड किया, उस DM के अंदर लिखा हुआ था कि उबड़ भाई मैं बहुत परेशान हूँ फ्रांस को लेकर, इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पे अपनी ख़ुद फ़ी अपने एक्सपेंस मैनेज कर सकता है पार्ट टाइम जॉब करके, और उसके अलावा फ्रेंच ना आती हो जॉब का बहुत मुश्किल आती है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ था। भाईजान मेरी पिछली वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को यही बताया बार बार कि फ्रेंच नहीं आती, जॉब मुश्किल होती है, मुश्किल होती है, मिल जाती है, या आपकी स्ट्रगल है। अब किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में चले जाओ, ना आए फ्रांस में, ना आए यूरोप में, स्पेन पुर्तगाल कहीं भी ना आए, आप इंग्लिश कंट्रीज में जाएं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाएं, लाइक इंग्लैंड में चले जाएं, न्यूजीलैंड में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, जो वहाँ पर स्टूडेंट बैठे हैं आप उनकी व्लॉग्स भी देख लें। यार हर कंट्री में बंदा जब नया आता है उसको मुश्किल आती है, ये इधर नहीं कि फ्रांस के अलावा। लेकिन मैं कंपेयर करूँ ना, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कनाडा में हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, कुछ मेरे बहुत ही क्लोज़ दोस्त हैं जो मेरे ब्लॉग भी देख रहा हूँ इंग्लैंड में हैं, तो मैंने इन सब के साथ मिल के ना इनकी मुश्किलात देख के, अपनी मुश्किलात देख के, तो ये चीज़ कंपेयर की है। मैं खुदारा इस चीज़ का हलफ देने को तैयार हूँ, फ्रांस से बेहतर कंट्री पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है, ये कसम खा के मैं कह रहा हूँ। यार मैं चलो आपको एक छोटा सा कंपेयर दिखाता हूँ, छोटा सा कंपेयर। इंग्लैंड को तो छोड़ ही दो ना, इंग्लैंड एक वो तो इस दौर से ही बाहर है, ठीक है, वो तो इंग्लैंड इसमें आता ही नहीं है। क्यों? इंग्लैंड के अंदर ना, चलो आप इधर आते हो, इधर एक चलो आप अपनी फील्ड से हट जाते हो, छोड़ दो इस बात को भी, आप पढ़ते ही नहीं हो, स्टडी नहीं करते, आप स्कूल चेंज करके अपना क्या कहते हैं किसी और साइड पे लग जाते हो, नहीं पढ़ते आप यहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस ले लेते हो, मिनिमम 4-5 हज़ार यूरो का आता है, बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, थोड़ा ही आता है, इससे भी स्किल पे होता है वो भी। आप ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस ले लेते हो, इंग्लैंड में लाइसेंस ट्रक ड्राइवर का आप अपने माइंड से चीज़ निकाल ही तो आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने लाइसेंस लेना ना तो आपको यूरोप में ही आना पड़ेगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है सेटलमेंट की। इंग्लैंड में सेटलमेंट नहीं है, तो इंग्लैंड में जब सेटलमेंट नहीं होगी तो आपको लाइसेंस कैसे मिलेगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि जब आपने लाइसेंस ले लिया, 4 हज़ार यूरो का आपको मिल गया, अब उस लाइसेंस की जो अब जब गाड़ी
चलाते हैं। फ्रांस के अंदर स्टार्टिंग ट्रक ड्राइवर की जो सैलरी है ना, स्टार्टिंग फिक्स जो कंपनी की तरफ से वो 4,500 जो है। उसके अलावा अगर आप आउट ऑफ कंट्री कोई ट्रिप लेके जा रहे हैं, मींस के मेरे को कोई ट्रक की शिपमेंट मिली है, मैंने लेके बेल्जियम जाना है, स्पेन जाना है, इटली जाना है, उसका कंपनी पर डे एक्स्ट्रा 100 यूरो पे करती है। मतलब मेरी 4,500 यूरो मेरी अपनी फिक्स सैलरी है। मैं 7 दिन के लिए उधर जा रहा हूँ, इटली जा रहा हूँ, 700 यूरो कंपनी ने मुझे एक्स्ट्रा देना है। 700 एक्स्ट्रा देगा पर नाइट, 100 किस लिए कि मेरा एक्सपेंस, मेरा खाना पीना रहना वो कंपनी पे करेगी। ओवरऑल मिला लूँ कि 6,000 यूरो गया। अब 6,000 यूरो को अब कन्वर्ट करो डॉलर्स के अंदर, मेरे ख्याल से मिनिमम कैनेडियन डॉलर में देखो तो 6,000 यूरो कैनेडियन डॉलर कोई 9-10 11 12,000 या डॉलर बनता है मेरे ख्याल से। मुझे कंफर्म नहीं पता अभी करेंसी का क्या रेट है। तो मुझे बताओगे कनाडा में ट्रक ड्राइवर इतना अर्न कर नहीं कर रहा। कनाडा में ट्रक ड्राइवर भी 4-5-6 $6,000 तक अर्न करेगा मैक्सिमम। लेकिन यहाँ बताओ डॉलर किधर, यूरो किधर है। और इसने 6,000 यूरो महीने का अर्न करना, उसका पाकिस्तान में क्या बैकअप होगा। आप खुद अपने सेंस से सोचो यार। आपके पास इधर वही सेटलमेंट प्लान है, इधर अच्छे खासे पैसे हैं, मेहनत किस चीज़ में, सिर्फ फ्रेंच सीखने में। अल्लाह के बंदो फ्रेंच आ जाती है, आप स्कूल में जाओ, स्कूल से सीखो, 1 साल में आ जाती है फ्रेंच। 1 साल ना कमाओ। मैं भी इस टाइम ये गलती कर रहा हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं पैसे कमा रहा हूँ। ज़्यादा जब मैंने कहीं एडजस्ट हो जाना है ना, कहीं सेटल हो जाना है, मैंने थोड़ा सा भी मुझे कोई मेरा 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 पाउंड स्टेबल हो गया, मैं सब कुछ छोड़ के सबसे पहले स्कूल में जाके फ्रेंच सीखूँगा। हालांकि मुझे फ्रेंच अभी इतनी नहीं आती, 30% 40% मेरे को फ्रेंच आती है। लेकिन जब मैं स्कूल में जाऊँगा मैं इसको 100% इम्प्रूव करूँगा। मेरा अभी लाइफ में पक्का गोल है कि मैंने यहाँ पे फ्रेंच सीखनी है और 100% सीखनी है। मैं स्कूल में एडमिशन लूँगा, उसके बाद सब कुछ एक नॉर्मल रूटीन में हो जाएगा। यार आप लोगों को क्यों लगता है कि यार फ्रेंच के साथ ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो लिहाजा आप लोग दिल छोटा करके ना, यहाँ पर अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे वीज़ा 100% लगते हैं भाई, मेरा अभी कल वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है मेरे एक स्टूडेंट का। मैं सीधा सा इंसान हूँ, जो मेरे पास है वो आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। मेरा अभी कल एक स्टूडेंट का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, ये मेरे भाई हैं, मेरे घर में रहते हैं, अभी ये उतर के मेरे बाबे घर रहते हैं। तो एक मेरा कल अभी स्टूडेंट का एक मेरे का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, मुझे उसका मैसेज आया, भाई रिफ्यूज़ हो गया। कोई बात नहीं, दिल छोटा क्यों करो, रीअप्लाई करते हैं। सीधी सी बात है यार, किस्मत है, किस्मत में क्या बात है। अभी किस्मत में क्या लिखा हुआ मैं तो नहीं जानता हूँ, या किस्मत मैं तो नहीं बताने वाला, ठीक है। हाँ अभी एक और टॉपिक इस पे आ गया, टॉपिक पे बात करते हैं। उमर भाई अब बहुत से मैसेज आएंगे, आए हुए थे मुझे कि जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, अभी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, हम क्या करें, अपील करें कि ना करें। देखो यार, अपील का कोई फ़ायदा नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में ये बात बिठा लो, अपील कभी नहीं करनी। आप अपील करते हो, आपका केस को इतना लमका देंगे 4 महीने तक आपको रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। खींचते 3-4 महीने मिलेंगे, 3-4 महीने तक आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी उधर फंसी होगी, इधर आपका इंटेक फंसा होगा, उधर आपको एम्बेसी वाले ने फंसाया होगा, किधर खबारी काटोगे। चल बिलफर्ज आपको वो वीज़ा ही दे देते हैं यूनिवर्सिटी के साथ, फिर आप क्या करोगे। 10,000 हो, आपको कहते हैं भाई दोबारा दे के आओ, आपकी फ़ी के कोर्स चला गया, फिर क्या करोगे। 10,000 का नुकसान भी उठा लोगे भाई। जब वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप लोगों को चाहिए या रीअप्लाई करना, दोबारा एम्बेसी अपॉइंटमेंट लेना, EF का पोर्टल में दोबारा फ़ी पे करके उसका सर्टिफिकेट लेके। मेरे ख्याल से EF की मैं इतना नॉलेज नहीं रखता, मैं सीधा सा बंदा, मैं कोई नॉलेज झूठ नहीं बोलता, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है कि ये रीअप्लाई के टाइम पे EF की दोबारा फ़ी पे करनी होती है कि नहीं पे करनी होती। लेकिन अगर आप वैलिडेशन लेटर आपके पास, सर्टिफिकेट आपके पास होना था, दोबारा एम्बेसी अपॉइंटमेंट लो, दोबारा उधर जाओ, दोबारा इंटरव्यू दो, उम्मीद करो अच्छी में भी आपको वीज़ा मिल जाए। अपील नहीं करनी चाहिए। अपील पे मुझे पता है मेरे कुछ जानने वाले जिन्होंने की है, जिनको 4-4 महीने लग गए थे, केस पेंडिंग पे पड़ा हुआ था, एम्बेसी रिस्पॉन्स नहीं थी करी। तो ये अपील और ये अप्लाई के बीच में फ़र्क होता है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को पता लग गया होगा भाई कितना इन्फॉर्मेशन व्लॉग था। तो यह व्लॉग सारा देखा करो, शेयर लाजमी किया करो, जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर करवाओ ताकि अकाउंट मोनेटाइज हो यार, कुछ भाई का भी सोर्स ऑफ इनकम बने यहाँ पे भी। तो मैं डेली व्लॉग अपलोड इसलिए नहीं करता कि यार मेरा सोर्स ऑफ इनकम ये इसके अलावा नहीं है। तो जब ये सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा तो भाई फिर आप लोगों को फुल टाइम आपको दूंगा अपनी ज़िंदगी में। तो लिहाजा अभी घर की तरफ चल रहा हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है, मौसम आपके सामने ही है। व्लॉग बहुत लंबा हो गया, सारा देखिएगा, लाजमी सारा देखिएगा। इस गली में से गुजरते हैं मेरे को बहुत खुशी होती है लिहाजा। और हाँ यार, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे
आप लोग अपना घर बनाते हो ना, चलो वो एक अलग ब्लॉग है, बाद में बनाएंगे इस पर। वही 2-3 टॉपिक्स और मेरे माइंड में, ब्लॉग बहुत मज़े के होंगे, तो ब्लॉग पूरा देखिएगा, ये वाला भी और अगले भी आने वाले भी। तो भाई को दें इजाज़त, भाई मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।